नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज का जो नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल वीडियो रहने वाला है वो शानदार रहने वाला है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की सभी कैंडिडेट जो भी भावी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर राजस्थान के लिए, तो दोस्तों उनका इंतजार खत्म हो चुका है। ठीक है, उनके लिए जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी था, जो वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि कब उनका नोटिफिकेशन आएगा मेंस का, तो दोस्तों उनका इंतजार खत्म हो गया है। आपका थर्ड ग्रेड मेंस का जो नोटिफिकेशन है आ चुका है। आपकी एग्जाम डेट भी सब पहले से ही निर्धारित थी, वो भी सभी को पता है। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट पहले से क्लियर कर देता हूँ। आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है 17 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आपके सब्जेक्ट वाइज भी डेट अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, अब ये टाइम शेड्यूल एग्जाम का ये तो बाद की बात है। एग्जाम डेट आपको पता है 17 जनवरी से स्टार्ट है और लगभग 5 दिनों के अंदर आपकी सारी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी थर्ड ग्रेड मेंस की, चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें या लेवल सेकंड की। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं कि आपका जो ये लेवल 1 और 2 इन दोनों का नोटिफिकेशन है, दोनों जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन L1 का हो या L2 का, दोनों का जारी कर दिया गया है। आपको पहले से ही बता दिया गया था शॉर्ट नोटिस के द्वारा कि वैकेंसी कितनी कितनी आएगी। ठीक है, ये भी पहले से निर्धारित था, शॉर्ट नोटिस के द्वारा आपको पहले से अवगत करा दिया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि टाइमिंग बहुत कम है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, आपकी एग्जाम आपकी नोटिफिकेशन से लेके आपकी एग्जाम डेट के बीच में लगभग ये मान लो आपका 2-2.5 भी वो महीने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो तैयारी थी ये पहले से ही आपकी सभी चीज़ें फिक्स थी, आपकी तैयारी पहले की होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी नहीं है वो अभी भी दिन रात एक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बदलाव करा है। ठीक है, योग्यता में क्या क्या बदलाव गया है, दिशा निर्देश जो महत्वपूर्ण है एक स्टूडेंट को जानने के लिए वो क्या क्या गया है, रीट पात्रता परीक्षा पहले की और अब की जो अभी इसी साल मार्च के महीने में कंडक्ट हुई है ना। तो दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे परसेंटेज का क्राइटेरिया बटा हुआ है, सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट आई है आपकी लेवल 1 में, लेवल 2 में। ठीक है, इस जो ये आज का वीडियो है वो लेवल 1 का रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद लेवल 2 का सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। दोनों के बारे में सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो भी कैंडिडेट जिस भी टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो या सब्जेक्ट वाइज हो, वो इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल बताने से पहले जो कैंडिडेट हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ में वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी आगामी कोई अपडेट हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, वापस अगेन एक जो आपको बता देना चाहता हूँ, आज का वीडियो थर्ड ग्रेड मेंस के नोटिफिकेशन का है। ठीक है, जो कैंडिडेट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, जिससे हो सकता है कि आपकी जानने के लिए जो जानकारी है वो बाद में दी गई हो। ठीक है, शुरू में आपके जो नोटिफिकेशन है आपका फॉर्म में कब से स्टार्ट होंगे, कब लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, साथ में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कहाँ कहाँ आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है। ठीक है, एग्जाम डेट आपको पहले से अवेयरनेस है। ठीक है, साथ में आपकी जो वरीयत आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है किस तरह से डिवाइडेशन है। ठीक है, और क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक स्टूडेंट को फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। ठीक है, इन सभी मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तो आपसे यही अपेक्षा है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, बेल आइकन नहीं दबाए, अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आगामी जो भी जैसा भी कोई अपडेट आता हो थर्ड ग्रेड मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो आपकी सूचना आपको टाइम पे मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन का स्टार्टिंग है। ठीक है, नोटिस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, आज का जो वीडियो आपको क्लियर कर दिया गया है लेवल 1 का है, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय अध्यापक। ठीक है, ओके, जिसमें आपके सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसियां इंक्लूड है, शामिल है। साथ में लेवल फर्स्ट है, और लेवल फर्स्ट में कौन आता है? कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लास के जो क्लास होती है वहां तक के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाना होता है। जो भी टीचर इसमें बनते हैं, ठीक है, सेलेक्ट होते हैं, उन्हें कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा को पढ़ाना होता है। ठीक है, इसे लेवल 1 की भर्ती कहते हैं। ठीक है, आपका इसमें जब कभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आपको प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, इसमें आपका देख सकते हो वही सेम यहाँ पे दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक। ठीक है, दोनों ही डिपार्टमेंट है, सामान्य वाले और संस्कृत शिक्षा वाले। ठीक है, आपके ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो पोस्ट है किस तरह से डिवाइडेशन है। ठीक है, पोस्टों का डिवाइडेशन किस तरह से किया गया है, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा और आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा। इन दोनों में ही आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी के अकॉर्डिंग आपकी जो सीटें हैं वो बटी हुई है। ठीक है, बराबर देखेंगे, पहले संस्कृत शिक्षा विभाग को देखेंगे। ठीक है, संस्कृत शिक्षा विभाग में आपकी 2 कैटेगरी बटी हुई है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय अध्यापक जिसमें आपका संस्कृत वाला आता है और दूसरे में आता है सामान्य।
ठीक है, क्लियर है। दोनों की बातें करेंगे, दोनों की वैकेंसी अलग अलग बटी हुई है। नॉन टीएसपी की बात करेंगे, ठीक है, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र की, जिसमें आपको जो वैकेंसी है टोटल 187 देखने को मिलेगी, ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पे कुछ नहीं है। इस तरह से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत में आपकी जो वैकेंसी है 187 है, ठीक है। और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो सामान्य की है, ठीक है, उसमें आपके नॉन टीएसपी में 422 है और अनुसूचित क्षेत्र में 27 है। टोटल आपके सामान्य के अंतर्गत वाले तो 449 की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा विद्यालय जिसमें संस्कृत आता है, ठीक है, उसमें आपकी पोस्ट अलग है और सामान्य की सीटें अलग है। डिवाइडेशन आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी में बटी हुई है, ठीक है। इनके अलावा बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, उसमें आपके सामान्य की ही आपकी सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र की 4500 की सीटें देखने को मिलेगी और अनुसूचित क्षेत्र की 500। इस तरह से आपकी जब तीनों को टोटल वैकेंसी इंक्लूड करेंगे तो टोटल जो वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखी जाएगी 5000 की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब दोस्तों हालांकि बहुत कम है, ठीक है। कहा जाता है कि इतिहास में अब तक आपकी टीचर की वैकेंसी में बहुत कम वैकेंसी ये है, ठीक है, बहुत कम है। क्योंकि आप किसी भी अगर पिछले आपके कोई जानकार है, ठीक है, अगर उन्होंने पिछली जो आपके बीएसटीसी है यानी लेवल 1 हो या लेवल 2 उनकी एग्जाम दिए हैं, सेलेक्ट हुए, तो दोस्तों उनको पता होगा कि ये जो आपकी वैकेंसी है काफ़ी कम है, ठीक है। काफ़ी कम होने के बावजूद भी, ठीक है दोस्तों, आ चुकी है तो तैयारी तो करना पड़ेगा, ठीक है, तैयारी तो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों अब वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, डेट भी आपके सामने, पर तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी जो भी टाइम बचा हुआ है उसके अंतर्गत, ठीक है। सीटें आप देख सकते हो, इस तरह से आपका जो डिवाइडेशन है वो सीटों का बटा हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022, ठीक है, और साथ में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025, ठीक है, यानी आपके रीट 2022, ठीक है, रीट 2022 और साथ में आपकी रीट 2025, ये आपकी इसमें पात्रता मांगी गई है। जो भी कैंडिडेट रीट 2022 और 25 दोनों में पात्रता परीक्षा में पास हुए हैं, एक निर्धारित आपका जो परसेंटेज है वो आपने अचीव करा है, तो दोस्तों और उनकी जो सर्टिफिकेट है आपने ले चुके हैं, तो वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने योग्य है। किसकी बात कर रहा हूँ? लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक न्यूनतम पात्रता प्रतिशत जो आपकी परसेंटेज है कैटेगरी वाइज आपकी निर्धारित थी, अगर उन्होंने ये अचीव करा है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। और जिस किसी के पास में रीट 2022 और रीट 2025 का पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, उन्होंने पास नहीं करी, तो दोस्तों वो इस परीक्षा में अयोग्य है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। अब आगे आते हैं, यह आपका जो रीट पात्रता परीक्षा है उसका निर्धारित प्रतिशत अंक है, ठीक है, कि किस कैटेगरी में कितना कितना आना चाहिए प्रतिशत, वो सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखा गया है। ये सारी चीजें आपको पता है, जिस भी स्टूडेंट ने रीट क्लियर करी है तो दोस्तों उनके ये प्रतिशत इस तरह से डिवाइडेशन है, ये भी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब रीट पात्रता जो परीक्षा दी है जिन्होंने क्लियर करा है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कोई यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण जानकारी है वही मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ दिया गया है, जो मैंने अभी वापस वो बोला कि आपकी जो रीट 2022 की है और रीट 2025, ठीक है, इनसे संबंधित आपकी जो समस्त सूचनाएं जैसे रोल नंबर, ठीक है, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, ये आपके फॉर्म जब अप्लाई करोगे उसमें आपको फिल करनी होगी, ठीक है। इसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय प्रारंभिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित जिलों की क्रमबद्धता प्राथमिकता प्रेफरेंस देनी होगी। मतलब क्या है, जब आप इसमें फॉर्म भरोगे, ठीक है, फॉर्म फिल करते हो आपकी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सारी फिल करनी होगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे जिले वाइज आपकी प्राथमिकता देनी होगी, प्रेफरेंसी देनी होगी। वो कैसे दोगे आप, कैसे पता चलेगा कि प्रेफरेंसी कैसे देनी है? तो दोस्तों पूरे नोटिफिकेशन के लास्ट में आपके जिलेवार, ठीक है, जिलेवार आपकी पोस्ट निर्धारित है कि किस जिले में किस कैटेगरी के अंदर कितनी कितनी पोस्ट बटी हुई है। उसी के अकॉर्डिंग आपको देख के चलना है कि मेरी कैटेगरी में और इस जिले से मैं प्रायोरिटी रखता हूँ कि मैं जब भी अगर लास्ट में नौकरी लगे तो मेरी प्रायोरिटी इस जिले में की हो, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वहां पे आपको प्रेफरेंसी देनी है आपके ऑनलाइन आवेदन करने के लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझ चुके हो आप, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नियुक्ति हेतु इच्छित जिले जो बताया वो है आपका नॉन टीएसपी आता है इसमें,
ठीक है, यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक टीएसपी एरिया जिसे अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, जो कैंडिडेट गैर अनुसूचित क्षेत्र से हैं यानी नॉन टीएसपी से हैं वो अपने जिले वाइज उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे, और जो टीएसपी एरिया वाले हैं वो अलाउ होते हैं नॉन टीएसपी एरिया में भी अप्लाई करने के लिए और अपने एरिया में भी। ठीक है, वो जो जिले हैं वो सभी जिलों में अपनी अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। ओनली नॉन टीएसपी एरिया वाले ही अपने एरिया में बढ़ सकते हैं, टीएसपी एरिया में वो अपना आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आप यहाँ पे आगे वापस आपको बता दिया गया है कि आपकी जो रेट 2022 है और रेट 2025 है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तीर्ण अनिवार्य है, कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी रिलेटेड आपकी यहाँ पे सूचना है, ठीक, कि उत्कृष्ट खिलाड़ी, ठीक है, साथ में उनमें भी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और शहरिया, इनको लेके क्या क्या छूट प्रदान है, क्या क्या छूटें दी गई है, वो सारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, उक्त सारणी में वर्गवार अंकित न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अनुसार ही ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, यानी आपका जो भी यहाँ पे एक न्यूनतम प्रतिशत दे रखा है उत्तीर्ण वाला पासिंग का, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरे। ठीक है, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ने भी मिनिमम पासिंग मार्क्स जिसके पास नहीं है तो दोस्तों वो इस फॉर्म को ना भरे। अगर वो भरते हैं, ठीक है, तो वो बाद में अपात्र यानी डिबार कर दिए जाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे विशेष नोट देखते हैं। विशेष नोट में दोस्तों आपका जो एग्जाम है, फॉर्म है, वो अप्लाई करने से संबंधित आपके दिशा निर्देश है वो दे रखे हैं कि आप अपना ऑनलाइन जो आवेदन है वो किस तरह से करें। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। आपको अपनी जो RSSB है, ठीक है, RSSB उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, आप अपनी जो SSO ID है, SSO ID ओपन करके भी अपना आवेदन है वो दे सकते हैं। ठीक है, SSO ID के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी होगी वो भी यहाँ पे नीचे पता चल जाएगा। अब आवेदन प्रक्रिया की जो प्रोसेस है किस तरह से करनी है, जो अभी मैंने बोला वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको SSO पोर्टल है, ठीक है, SSO पोर्टल पे जाना होगा। ये आपका लिंक है, ठीक है, ये आपका लिंक है। इस लिंक को आप हमारी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पे देख सकते हो, वहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो जो प्रोसेस मैं बताता जाता हूँ वो प्रोसेस आपको करनी है। इससे क्या होगा, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रोसेस पूरी हो जाएगी फिल करने की। ठीक है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी ये लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां जाके भी आप हमारे ये टेलीग्राम का लिंक है और साथ में अलग अलग जो नई नई नोटिफिकेशन आते हैं उसके वीडियो के लिंक, साथ में अपडेट, वो सारे प्रोवाइड वहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने आते हैं वापस कि जब आप अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन कर लोगे SSO के लिए। ठीक है, एक पहली बात करें जो फ्रेशर नहीं है, फ्रेशर नहीं का मतलब जिन्होंने कई बार एग्जाम फॉर्म भर दिया है। ठीक है, और सेकंड जो फ्रेशर है यानी अपनी जो एग्जाम है पहली बार उन्होंने पास करा है, पहली बार SSO ID ओपन कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो दोस्तों जिन्होंने कर रखे हैं उनको सारी प्रोसेस पता है, और जो फ्रेशर है उनके लिए ये सूचना। ठीक है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है SSO ID पे। ठीक है, फिर यहाँ पे करना है क्या, लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए भाई ऐसे तो होगा नहीं, लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर ID और पासवर्ड होगा। ठीक है, अब यूजर ID और पासवर्ड कैसे मिलेगा वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास में यूजर ID और पासवर्ड आ गया। ठीक है, उसमें जब लॉगिन करोगे तो उसके अंदर आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, सिटीजन ऐप। ठीक है, मल्टीपल से आपकी एप्लीकेशन वहां पे देखने को मिलेगी, उनमें से एक आएगी सिटीजन ऐप। सिटीजन ऐप पर जब क्लिक करोगे नया इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद में सामने आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट पोर्टल। इसको आप जब चयन करोगे, सेलेक्ट करोगे, तब आपके सामने वापस एक नया विंडो ओपन होगा, नया इंटरफेस ओपन दिखाई देगा। वहां पे आपको दिखाई देगा अप्लाई नाउ। ठीक है, अप्लाई नाउ दिखाई देगा। अप्लाई नाउ क्लिक करने के बाद में, ठीक है, आपकी यहाँ पे OTR आता है। OTR का मतलब क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये प्रोसेस है आपके आवेदन की। जो फ्रेशर है फॉर्म भरने के लिए उनको ये प्रोसेस करनी होगी। ठीक है, अब प्रोसेस किस तरह से करोगे, ठीक है, ये प्रोसेस होगी OTR की, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। आपको वर्ड से पूरा पता लग गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही, आप सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में चाहे कितनी ही वैकेंसी आए, ठीक है, किसी भी विभाग की, अगर अधीनस्थ बोर्ड निकाल रहा है तो दोस्तों उसमें आप बार बार आपको शुल्क या रजिस्ट्रेशन करना की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, बाद में जितनी भर्तियां आए डायरेक्ट आपको फॉर्म फिल करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ से आगे जाने से पहले वापस मैं आपको ले चलता हूँ SSO ID पे। ठीक है, आपको SSO ID पे जो यूजर ID है, ठीक है, यूजर ID और साथ में आपका पासवर्ड, ये कैसे प्राप्त करें दोस्तों। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाओगे आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, ठीक है, SSO की, तो दोस्तों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आपको दिखेगा। रजिस्ट्रेशन किस तरह से कर सकते हो, आप अपने आधार
ठीक है, आधार है, या फिर आप इसके अलावा 3-4 ऑप्शन और दिखाई देंगे, ठीक है। उस आईडी से जरिए आप वहां पे लॉगिन कर सकते हो। उस होगा क्या, उससे डायरेक्ट आपका लिंक हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो जितनी जानकारी है आधार से लिंक हो जाएगी और आपको वहां पे एक कुछ चीजें पूछी जाएगी, आपके नाम, आपका डीओबी, ठीक है, फादर नेम, मदर नेम, बेसिक जानकारियां 2-3 पूछी जाएगी और बाकी चीजें ये फेच कर लेगा आपका आधार से, आपके आधार आईडी से जो वहां पे मांगी जा रही है, ठीक है। इस तरह से वो प्रोसेस करोगे तब आपके पास में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, यानी यूजर आईडी आ जाएगी और वहां पे पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आ गया। इसके बाद में जब ये प्रोसेस करोगे तब वन टाइम रजिस्ट्रेशन आएगा, यानी एक बार पंजीकरण शुल्क, ठीक है। यानी आप एक बार शुल्क जमा कराओ, उसके बाद में आपको बार बार शुल्क जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी, चाहे कितनी बार आपकी कोई भी वैकेंसी आए। ओके, अब आते हैं आगे, ठीक है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में आपको पोस्ट के हिसाब से जो आपकी वैकेंसी निकली है उसमें आवेदन करना होगा और आवेदन करते समय वहां आपको लाइव फोटो कैप्चर होगी, ठीक है, लाइव फोटो कैप्चर होगी, उसके बाद में ही आप सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा आपका वहां पे विजिबल बॉडी मार्क, यानी आपका शारीरिक दृश्य चिन्ह होता है, कोई भी आपकी बॉडी का कोई चिन्ह होता है, ठीक है, कहीं आपके पट्टे है, कोई कुछ भी होता है जिससे आप पहचान, बाद में कोई पहचान सके कि आपकी जो ये पहचान है जिसमें वो आप ही हो, ठीक है, कोई अदर कैंडिडेट ना हो, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आपकी ईमेल आईडी, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है, ठीक है। करेक्ट डालने का आपका मामला क्या है कि अगर ये मोबाइल नंबर और आईडी दोनों करेक्ट डलेगी तो कोई भी सूचना जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आई हो, ठीक है, वो आपके पास में टाइम पे पहुंच सके। आवेदन करोगे, ठीक है, उसके लिए ओटीपी आएगा, ठीक है। वेरीफाई होता है कि जो आवेदन कर रहे हैं वो आप ही हो, ठीक है। और जो भी कभी आपके रजिस्ट्रेशन के बाद में एडमिट कार्ड की जो सूचनाएं आती है या अगर कोई सूचना आती है तो आपकी ईमेल आईडी पे आ सके, मोबाइल पे आ सके, और आप ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, और मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए और आपके पास ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक बार पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें आपका कितना शुल्क लगेगा एक बार में, कैटेगरी वाइज वो क्लियर कराए, ठीक है। पहला है सामान्य वर्ग की बात करते हैं, क्रीमी लेयर वर्ग, ठीक है। सामान्य वर्ग में क्रीमी लेयर की बात करते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इनमें जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे 600 रुपए की फीस अदा करनी होगी, 600 रुपए का भुगतान करना होगा। इनके अलावा राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर है, पहले करे थे क्रीमी लेयर के बाद, अब करें नॉन क्रीमी लेयर के बाद, और उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, साथ में आपके अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, इनके लिए जो आपका यहाँ पे शुल्क रखी गई है 400 रुपए का शुल्क रखा गया है, इनका भुगतान करना होता है। इसके बाद में जो बच जाते हैं दिव्यांगजन अभ्यर्थी, ठीक है, उनको भी यहाँ पे 400 रुपए का भुगतान करना होता है। अब ये प्रोसेस जब कर लोगे, शुल्क अदा कर लोगे, उसके बाद में आप पूरा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है, उसके बाद आप अपने वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल बारी बारी चलेंगे, एक कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए तो इसलिए जरूरी है सारी चीजें अपन पढ़ के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आता है राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है, ठीक है, यानी राजस्थान के अलावा, ठीक है। अब उसमें जितने भी यहाँ पे वर्ग दिए गए हैं, एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी, तो दोस्तों उनको अगर वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उनको सामान्य वर्ग में माना जाएगा, ठीक है, सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। साथ में उनको यहाँ पे भी शुल्क जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे शुल्क होता है वो मांगा जाएगा, ओके। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपकी ये वाली रहने वाली है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कोई कैंडिडेट, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके किसी एग्जाम में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद में आप बहुत सारी वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर रखा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो आपने 3-4 वैकेंसी में अप्लाई कर रखा है, बहुत सारी वैकेंसी आई, आप एलिजिबल हुए, आपने अप्लाई करा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें वित्तीय वर्ष आता है कितना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का एक वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान हो सकता है आपने जो फॉर्म भरा है उसकी एग्जाम डेट आई, ठीक है, आप देने नहीं गए, कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप लेट पहुंचे, ठीक है, ट्रैफिक में थे, बीमार हो गए, कहीं चले गए, व्हाटएवर जो कारण कुछ भी हो सकता है आपका एग्जाम ना देने का, ठीक है। कोई भी 2 एग्जाम आपकी छूट गई, ठीक है, जैसे ही 2 एग्जाम आपकी छूटी और नई वैकेंसी कोई आई जिसमें आपने अप्लाई करा, तो अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्यों? अप्लाई जैसे आप फॉर्म ओपन करोगे आपको वहां पे 750 रुपए, ठीक है,
₹750 का यहाँ पे आपका शुल्क मांगा गया है। क्यों? कारण यह है कि इसमें प्रावधान अधीनस्थ उसी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, उसी वित्तीय वर्ष में अगेन किसी भी 2 एग्जाम में एब्सेंट रह जाते हो, कारण वापस कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अब करेंगे आपके जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, वो किस तरह से आपके यहाँ पे डिवाइडेशन है, ठीक है, लेवल फर्स्ट की कक्षा 1 से 5 तक की, ठीक है। ये आपकी पूरी टेबल है। टेबल के अकॉर्डिंग जो आपके पूरा नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के लास्ट में आपका यहाँ पे पूरा पता चल जाएगा कि किस तरह से जो आपकी वैकेंसी है वो डिवाइड हो रखी है, ठीक है। आपके यहाँ पे देखते हैं एक नई सूचना यहाँ पे दिया गया है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की जो रिक्तियां हैं, ठीक है, उसमें जिन्होंने भी आवेदन करा है, ठीक है, वो अपने ही एरिया में करें। मैंने पहले ही आपको बता दिया गया था कि जो नॉन टीएसपी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, वो अपने एरिया में ही वो अप्लाई करे, ठीक है, टीएसपी में अप्लाई ना करे, ठीक है, क्योंकि वो अयोग्य है, वो नहीं माना जाएगा उनको। और अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, यानी पात्रता जो जांच होगी यानी डीबी होगी, उस समय आपका ये सारी प्रोसेस पूरी करनी होगी, बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों उसी के आधार पर आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी और दिव्यांगजन जनों के लिए जो आपका यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग, वो हॉरिजॉन्टल से होगा, ठीक है। यहाँ पे टेबल आएगी, जब आपका डिवाइडेशन बताया जाएगा टेबल के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीटें आपको वहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे साफ दिया गया है कि जिस दिन आपका विज्ञापन जारी होगा यानी नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे जारी होगा, उसमें पदों की संख्या में परीक्षा परिणाम से पूर्व, ठीक है, कमी हो सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है, ठीक है। कब? आपका जब इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, 17 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है, चाहे वो मार्च में आए, अप्रैल में आए, जब भी आपका रिजल्ट आएगा उससे पहले अगर वैकेंसी बढ़ती है तो उनके पास में, आयोग के पास में, बोर्ड के पास में या अथॉरिटी है, वो बढ़ा भी सकती है, ठीक है, और या फिर कमी भी कर सकती है, ठीक है। अब क्योंकि पोस्ट है पिछले वर्षों की तुलना में काफी कमाई है, तो दोस्तों आप ये आशा कर सकते हैं कि कमी तो नहीं होगी, ठीक है, वैसे ही बहुत कमाई है वैकेंसी। आप ये आशा कर सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, वो इंक्रीज ही होगी। अब कितनी इंक्रीज हो सकती है नियमों के अनुसार, तो दोस्तों ये तो आने के बाद में पता चलेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बढ़े, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, ठीक है। क्या दी गई है? आपके जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, ठीक है, उनको जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कुल रिक्तियां हैं, ठीक है, टोटल जो जितनी वैकेंसी है, तो उनका जो 2% है वो दे होगा, उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो पोस्ट है वो बढ़ी रहती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब उनमें अलग अलग कैटेगरी बटी होती है, उनमें सामान्य वर्ग वाले भी स्टूडेंट होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वाले भी होते हैं, SC ST, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, वो शामिल होते हैं, जो अपनी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो सीट है वो जो टोटल रिक्तियां हैं पोस्ट की, उनका 2% वहाँ पे दे होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देख सकते हो कि जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो किस किस टूर्नामेंट में पास होने हैं, ये आपकी एलिजिबिलिटी का है कि कौन उत्कृष्ट खिलाड़ी माने जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे साफ देख सकते हो ऐसे खिलाड़ी, ठीक है, ऐसे खिलाड़ी जो राजस्थान के मूल निवासी है, ठीक है, जिन्होंने ये जो टेबल दी गई है उसमें से दी गई अनुसूची के जो खेल कूद है उसमें अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो या चैंपियनशिप हो, उसमें सिंगल, ठीक है, या तो सिंगल हो या फिर टीम के द्वारा आपके भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया गया हो, ठीक है। यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था का नाम दिया गया है, ठीक है, और साथ में जो टूर्नामेंट है वो चैंपियनशिप है वो भी उसका नाम दिया गया है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, ठीक है, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन एलिजिबल है, यानी किस किस को वहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में जाना जाएगा, माना जाएगा, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग वो सारी यहाँ पे दे रखा है।
यहाँ पे आपको दिव्यांगजन अभियान जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में जो भी दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, ठीक है, उनके कैटेगरी में किस तरह से क्या क्या प्रतिशत के अकॉर्डिंग उनको आरक्षण रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक है। दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग है, सेरेब्रल पाल्सी है, कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित, ठीक है। इस तरह के अलग अलग कंडीशन में ऑटिज्म आ गया, बौद्धिक निःशक्तता आ गया, ठीक है, और बहुत दिव्यांगता आ गया, उनके अकॉर्डिंग क्या क्या बेंचमार्क दिए गए, ठीक है, और उनको क्या क्या यहाँ पे रिजर्वेशन दी गई है। लगभग सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पे समय जो 1% का यहाँ पे रिजर्वेशन है वो दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दिव्यांगजन जो भी कैंडिडेट है, आरक्षित पदों का आरक्षण भी हॉरिजॉन्टल रूप से है। मैंने पहले ही बता दिया, जो भी आपके दिव्यांगजन कैंडिडेट है उनकी जो सीटें हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो हॉरिजॉन्टल रूप में दर्शाई गई है, ठीक है। इसमें भी सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो शामिल होंगे, ओके। अब बात आती है, जब जो भी कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, स्टूडेंट है, वो अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको क्या रखना है, जो आपकी श्रेणी है, जिस श्रेणी में आपका दिव्यांगजन है, तो दोस्तों उस श्रेणी का जो अवश्य उल्लेख करना है, वो बताना है, मेंशन करना है, ठीक है। साथ में जो उसका सर्टिफिकेट टाइप बनाया गया है, ठीक है, चाहे वो किसी भी हो, दृष्टिबाधित हो उससे रिलेटेड आपका सर्टिफिकेट हो, श्रवण बाधित हो उससे रिलेटेड हो, किसी भी आपका यहाँ पे समूह दिया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास में यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, ठीक है। और आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा, यानी आवेदन की जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास आ जाना चाहिए, उसकी जो डिटेल है वो आवेदन में आपकी यहाँ पे फिल होगी, ठीक है। और साथ में अगर आप पास होते हो, मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है, तो आप वहां पे जब आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, उस समय आपको ये प्रमाण पत्र है वहां पे जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के कैंडिडेट है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उनको क्या क्या किस तरह से छूटे हैं, क्या क्या उनको छूट मिली हुई है, ठीक है, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रावधान और अन्य प्रावधान जो उनके रिगार्डिंग है। और इनमें यहाँ पे जो आप नोटिस देख रहे हो, ये नोटिस में यही बताया गया है कि जो एक आपके नॉन टीएसपी कैंडिडेट है उसमें उनके लिए जो पात्रता है, वेतन है, शिक्षण की योग्यता है, आयु, पेंशन, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपका परीक्षा का शुल्क, ये जो एक गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी आपके नॉन टीएसपी स्टूडेंट के लिए लागू होते हैं, वही चीज लागू होगी आपके यहाँ पे भी, आपके अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उनमें आपके यहाँ पे कोई छूट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, आगे आ जाते हैं, वेतनमान की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुद्दा है मेन। और जो फ्रेशर है नहीं जानता कि एक टीचर को, जो एक लेवल 1 का टीचर है, ठीक है, कक्षा 1 से 5वीं तक को पढ़ाने वाला है, उसकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो दोस्तों उसकी जो सैलरी रहेगी लेवल 10 के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। अब लेवल 10 में दोस्तों आपको समझ में भी नहीं आएगा, जो फ्रेशर है नहीं जानता कि लेवल 10 में कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों आपको लेवल 10 की सैलरी बताने से पहले आपको एक उससे पहले की एक स्टेप है वो बता देता हूँ। मान लो आप मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों उस समय 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए आपको ट्रेनी के रूप में रखा जाएगा, यानी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जाएगा, ठीक है। उस दौरान होगा क्या, आपकी जो सैलरी है, ठीक है, आपकी जो सैलरी लेवल 10 के अकॉर्डिंग जितनी बनेगी, ठीक है, तो दोस्तों उतनी नहीं मिलेगी आपको 2 साल तक, आपको निश्चित आपकी जो राशि है, ठीक है, सैलरी है वो दी जाएगी, ठीक है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताता हूं मैं, ये लेवल 10 है, लेवल 10 में आपकी पे ग्रेड होती है, ठीक है, पे ग्रेड कितनी मिलेगी आपको यहाँ पे 3600 पे ग्रेड, ठीक है, 3600 पे ग्रेड की आपकी यहाँ पे लेवल 10 की वो रहती है सैलरी, ठीक है, जीपी बोल दो। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है वो रहने की आपकी 45 और 50 के आसपास, ठीक है, 45 से 50,000 की सैलरी है महीने की, वो बनेगी आपके लेवल 10 3600 पे ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। ये कब मिलेगी, जब आप 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड है, ठीक है, इंग्लिश में प्रोविजन पीरियड बोला जाता है और हिंदी में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी बोला जाता है। जब 2 साल आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में ही ये आपको कंप्लीट सैलरी मिलेगी। उससे पहले 2 साल तक आपको कम से कम 20 से 25,000 के आसपास की सैलरी मिलेगी 2 साल तक। इसी सैलरी से आपको 2 साल गुजारा करना होगा और 2 साल अच्छा कंप्लीट हो जाने के बाद में आपकी सैलरी तीसरे साल से बढ़ जाएगी 45 से 50,000, ठीक है। और आपके जितने अलाउंस मिलते हैं वो भी आपको वहां पे मिलने लग जाएंगे। 2 साल तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको क्लियर कैसे करें, क्लियर यहाँ कर सकते हो आप, जो भी आपका नियत पारिश्रमिक होगा, ठीक है, जो भी नियत होगा उसमें आपका कोई भी भत्ता, मकान किराया, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन, ठीक है, ये आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब आगे आ जाते हैं।
आपको सैलरी के अकॉर्डिंग जो आपका डाउट था, जिसे नहीं पता था, उसको भी मैंने सारी चीजें बता दी है। फिर भी किसी के कंफ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब आते हैं मेन आपका जो पात्रता है, ठीक है, टीचर रिलेटेड क्या शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर बात आते हैं, ठीक है। उसमें दोस्तों शुरू में बात करेंगे प्राथमिक विद्यालय अध्यापक में आपका सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग का लेवल फर्स्ट है, कक्षा 1 से 5 तक की है, ठीक है। इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी आप देख सकते हो। पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, इसमें इस योग्यता को धीरे धीरे आराम से वन बाई सारी योग्यता देखें कि मेन मुद्दा यहीं पे अटकता है, कंफ्यूजन स्टूडेंट यहीं पे होता है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे न्यूनतम यानी मिनिमम 50% अंक आना चाहिए, कहाँ पे, उच्चतर माध्यमिक में या इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में आपका कोई भी 2 साल द्विवर्षीय डिप्लोमा, कोई भी 2 साल का डिप्लोमा, वो अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, किसी भी नाम से हो, 2 साल का हो, ठीक है, 50% के साथ में मिनिमम, तो दोस्तों वहां वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम 45% हो, ठीक है, कि वहां पे उच्चतर, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी उच्चतर माध्यमिक था, यहाँ पे भी उच्चतर माध्यमिक था, एवं प्रारंभिक शिक्षा में वही 2 साल का आपका डिप्लोमा हो, ठीक है, और किसी भी नाम से आप जाना जाते हो, ठीक है। आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, जो कि मान्यता मानदंड और क्रियाविधि के अनुसार प्राप्त किया गया हो, इसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, अब आता है वापस न्यूनतम 50% यानी मिनिमम 50% के साथ में आपका उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष। अब आया है 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, ठीक है। पहले अब तक क्या था, 2 साल का डिप्लोमा मांगा जा रहा था, अब आपसे यहाँ पे आपका उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष और 4 वर्ष का आपका यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का मांगा गया है, जिसे क्या बोला जाता है, DLED, ठीक है, यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ये बोला जाता है, वो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए योग्य है। इसके अलावा आते हैं, अब आता है स्नातक यानी ग्रेजुएशन, इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, जो किसी भी नाम से जाना जा रहा हो, वो कैंडिडेट अगर कर रखा है तो यहाँ पे वो अप्लाई करने योग्य है, ठीक है। ग्रेजुएशन प्लस साथ में 2 साल का आपका कोई सा भी एलिमेंट्री एजुकेशन हो, ओके। अब आते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जैसा कि स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया गया था, रीट 2022 और रीट 2025, जो कैंडिडेट इन दोनों रीट्स को पास करा है, उत्तीर्ण करा है कैटेगरी वाइज में, तो दोस्तों वो यहाँ पे आवश्यक है, ठीक है। ये सभी योग्यताएं, ठीक है, और साथ में आता है रीट, ये 2 चीजें, इनमें से कोई सा भी हो, ठीक है, आपके इनमें से कोई भी आपकी योग्यता हो, साथ में दूसरी आपकी रीट क्लियर हो, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करने योग्य हो जाएगा और वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब आप जो पूरी बात करी, ठीक है, वो करी किसके लिए, एक सामान्य शिक्षा के लिए, ठीक है, सामान्य शिक्षा के लिए ये आपकी योग्यता मांगी गई थी। अब बात करेंगे आपके किसके लिए, आपके संस्कृत शिक्षा के लिए, संस्कृत शिक्षा अध्यापक की बात करेंगे, आपका सेम आपकी कक्षा 1 से 5 तक की और लेवल 1 की रहने वाली है, ठीक है। इसमें देखेंगे आपकी योग्यता में कितना अंतर मांगा जा रहा है, ठीक है। पहली बात करेंगे वही मिनिमम 50% चाहिए, किसमें, वरिष्ठ उपाध्याय या फिर इसके समतुल्य जो कि पारंपरिक संस्कृत परीक्षा है, ठीक है, किसमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा हो, वही सेम है, पर आपका यहाँ पे जो पारंपरिक संस्कृत परीक्षा है उसमें और साथ में 2 साल का डिप्लोमा हो, ठीक। आगे आते हैं, इसके अलावा क्या होगा, आपका नेक्स्ट 45% चाहिए मिनिमम, किसमें, वरिष्ठ उपाध्याय में या इसके समतुल्य, किसमें, पारंपरिक संस्कृत परीक्षा में, और प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा हो, सेम आपका यही मांगा गया है। साथ में आपका क्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE, ठीक है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है, जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा और कौन दे सकता है, जो कैंडिडेट के पास में 50% हो, क्या, वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समतुल्य वही पारंपरिक संस्कृत परीक्षा, और साथ में 4 साल का आपका कोई भी प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक हो, DLED हो, यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो 4 साल का, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी शास्त्री हो, है ना, शास्त्री हो या फिर समतुल्य पारंपरिक संस्कृत परीक्षा, और वही सेम आपके प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा हो, जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, तो दोस्तों वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। और इसके अलावा वही सेम क्या, आपका यहाँ पे जो आपका समान पात्रता परीक्षा है यानी अध्यापक वाला, ठीक है, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 और 25 जिस कैंडिडेट ने क्लियर कर रखा है, तो दोस्तों वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए।
किस कहाँ कौन से सेक्टर में, आपके यहाँ पे संस्कृत शिक्षा विभाग है, ठीक है, उसके अध्यापक में अप्लाई करने के लिए। वापस आप कंफ्यूज मत होना, एक सामान्य है और एक संस्कृत शिक्षा है, ठीक है, दोनों में सेपरेट अप्लाई करना होगा। उसका क्लैरिफिकेशन भी मैं आगे यहाँ पे दे दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उस समय आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। एक सामान्य शिक्षा में अप्लाई करना है और संस्कृत वाले अलग अप्लाई करना है, ओके। अब आते हैं यहाँ पे, आपको वो चीजें मालूम हो जाएगी, ठीक है। जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर एक न्यूनतम प्रतिशत की शर्त, ठीक है, जो लागू नहीं होगी, ठीक है, यानी ऐसे उन पदाधिकारी है उन पे लागू नहीं होगी जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का जो डिप्लोमा है वो 2011 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला लिया हो, ठीक है। यानी जो परसेंटेज का क्राइटेरिया किन स्टूडेंटों पे लागू नहीं होगा, जिन्होंने जो 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, वो 29 जुलाई 2011 से पहले करा हुआ है, उन पे परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। लागू किस पे होगा, जिन्होंने भी 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में ये डिप्लोमा करा है, ठीक है, प्रवेश किया है, ये डिप्लोमा करा है, उन्हीं पे ही ये जो 50% का मामला है वो यहाँ पे लागू होगा, बाध्य होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं जो पुराने स्टूडेंट है और नए स्टूडेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, आपको यहाँ पे 2022 का लेवल फर्स्ट वाला और रेट 2025 का लेवल फर्स्ट वाला जो पात्रता है वो क्लियर होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ओके। अब आगे आते हैं। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो बीच में स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें, ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। चाहे आपकी काम की चीजें पहले आ चुकी हो सकता है आपकी काम की चीजें और भी चीजें नहीं दी गई हो, या आपकी जो रिलेटिव है, चाहे फ्रेंड हो, फैमिली हो, उनके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको पहचान में आ जाए, आप जान सको और उसे बता सको, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। चाहे से वीडियो की जो स्पीड है, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलता है यूट्यूब पे अब ये वीडियो की स्पीड बढ़ाने का, वहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप नॉर्मल स्पीड में देखो, टाइम कम है, स्पीड दुगना कर दीजिए वीडियो की, ठीक है। इसके आगे आप देख लेते हो क्या क्या चीजें के लिए। यहाँ पे आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग है ना, उसमें आपका जो लेवल फर्स्ट है, जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो न्यूनतम योग्यता है जो भी मांगी गई जाएगी, शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता, ठीक है, वो आपको अर्जित करना अनिवार्य है, ठीक है। कब, आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात जो अर्जित योग्यता है वो योग्य नहीं होगी, यानी आपकी जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगी गई है, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मांगा गया है, वो आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले ही आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसका बाद में रिजल्ट आता है, कोई भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो चाहे 2 वर्ष का डिप्लोमा हो या 4 वर्ष का आपका बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन हो, अगर उसका रिजल्ट फाइनल का बाद में आता हो तो दोस्तों आप इसमें अयोग्य हो, आपके पास का जो रिजल्ट है वो पहले ही आपके पास में आ जाना चाहिए, ठीक है। सेम आपकी वही कंडीशन रहने वाली है संस्कृत शिक्षा विभाग में, ठीक है। आपकी जो पात्रता है वो पहले ही आपके पास आनी चाहिए, आपके आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे साफ दिया गया है ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में, ठीक है, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, या फिर कोई भी भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी आवश्यक सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ठीक है, या कोई भी डाटा है, ठीक है, वो आप अपने आवेदन में बिल्कुल सही भरे, सटीक भरे, ठीक है। टाइम ले लीजिए, बिल्कुल आपको सटीक भरना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसमें बिल्कुल जो कैंडिडेट ने अपने जो डाटा है बिल्कुल सही भरेंगे तो दोस्तों वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करने योग्य रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी जो कोई जानकारी आपने गलत भरी है तो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के समय आप वहाँ पे डिबार कर दिए जाओगे, आप अयोग्य कर दिए जाओगे, ठीक है। आगे आते हैं। आगे दोस्तों अन्य योग्यता की बात कर लेते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो पोस्ट है एक अध्यापक के लिए वो एक सूटेबल होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीयता की यहाँ पे दे रखा है, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, ठीक है। आयु की बात करते हैं दोस्तों, मिनिमम आपकी यहाँ पे 18 वर्ष मानी जाती है, ठीक है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष की उम्र मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपके कैटेगरी वाइज में जो छूट है वो रिलैक्सेशन है वो अलग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट करके पहले ही बता दिया गया है कि जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग की अध्यापक वाली भर्ती है, ठीक है, उसमें जो भी आपकी सीमा दे रखी है आयु की, उसमें अधिकतम 1 वर्ष की छूट, तथा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यापक वाली भर्ती है उसमें आपको 3 साल की छूट अतिरिक्त दिया होगी, अतिरिक्त आपको छूट यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दे रखा है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट दी है, ठीक है। बात करेंगे राजस्थान राज्य के मूल निवासी, कौन, आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, SC ST, ठीक है, और साथ में शहरिया, कौन, पुरुष, ठीक है। इन वर्गों के अगर पुरुष कैंडिडेट है तो उन्हें यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में
सामान्य वर्ग की बात करते हैं। अगर सामान्य वर्ग की महिला है ना, सामान्य वर्ग की महिला व अन्य राज्यों की समस्त वर्ग यानी समस्त वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे 5 साल की छूट है। ठीक है, क्लियर है। आगे इसके बाद में राजस्थान राज्य के अगर मूल निवासी कौन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी और साथ में शहरिया वर्ग के अगर महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, तो उन्हें यहाँ पे 10 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। इनके अलावा जो भी भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, उनको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग छूट देखने को मिलेगी। ठीक है, पंचायत के सचिव है उनके लिए अलग है। ठीक है, जो भी विधवा तलाकशुदा महिलाएं उनको अलग अलग है, उनकी कोई यहाँ पे देख सकते हो कोई आयु सीमा नहीं है। अगर कोई भी विधवा तलाकशुदा महिला है तो दोस्तों उनकी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, वो कभी भी एग्जाम दे सकती है। ठीक है, शर्त यह है कि आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आपका जो आवेदन है, जो स्टार्टिंग में बात करी थी, ठीक है, OTR कैसे करें, OTR के बाद में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैसे करें, वो सारा यहाँ पे बताया गया है। आपका आवेदन का जो दिनांक है, ड्यूरेशन है, वो क्या रहने वाला है। आप आवेदन कर सकते हो 7 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक। ठीक है, 7 नवंबर से लेके 6 दिसंबर पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है। रात के 12 बजे तक, यानी आपकी जो लास्ट डेट है 6 दिसंबर की रात के 12 बजे तक आप अपना आवेदन कर सकते हो। पर दोस्तों आपसे अनुरोध है, आपकी जो लास्ट डेट है उससे पहले ही आप अपना आवेदन पूरा करें। ठीक है, नहीं तो लास्ट में क्या होता है, जो वेबसाइट है बोर्ड की वेबसाइट, वो बहुत हैंग हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल जो स्टूडेंट है वो अप्लाई करते रहते हैं, उनका जो प्रोसेस है सबमिट का वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद में परीक्षा का आयोजन पहले फिक्स है। सभी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको सब पता है कि आपकी जो एग्जाम है 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी के मध्य रहेगी। आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग डेट आ जाएगी। एक जगह जो भी आपकी डेट है उसके कम से कम 1 वीक पहले आपको सेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि आपकी जो परीक्षा का केंद्र है वो डेट है वो क्या रहने वाली है, शिफ्ट कौन सी रहने वाली है, सब जानकारियां आपको 1 सप्ताह पहले पता चल जाएगी। ओके, प्रवेश पत्र आपका जो भी एग्जाम डेट है उससे पहले आपका 3-4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब नियुक्ति हेतु अयोग्यताएं क्या क्या है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या अयोग्यता है जो आपकी नियुक्ति हेतु रोक लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के प्रावधान, जो भी आपके चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, पर्सनल वाले हो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास, ठीक है, और आपके जो एसेंशियल और भी चीजें आपके सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र, सभी आपके जो जितने भी दस्तावेज है वो बिल्कुल आपको सही डालना है। आपकी इन्फॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग होनी चाहिए आवेदन पत्र में, क्योंकि जिस समय आपका डीवी होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, वहां पे आपका यही चेक किया जाएगा कि जो आपने डिटेल भरी है आवेदन के समय क्या वो वही है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे मेरिट में और आगे क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी चीजें अगर गलत पाई जाती है तो दोस्तों उसके बाद में आप जिम्मेदार होगे, वो अयोग्य कर दिए जाओगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उससे जो भर्ती है उससे वंचित हो जाओगे, आपका टाइम खराब होगा, आपकी पैसा सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी गलती आपको उस भर्ती से बाहर कर देगी। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए बता रखा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है कैटेगरी वाइज में किस तरह से वैलिड है। ठीक है, SC ST है उनको कब से कब तक का लागू होता है, OBC कैंडिडेट को, क्रिमिलेयर, नॉन क्रिमिलेयर, उनके लिए अलग अलग प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, इसके लिए आप पूरा जो PDF है वो देख सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जो भी OBC कैंडिडेट है वो इन चीजों से काफी वाकिफ होते हैं। ठीक है, और अगर किसी को भी कैंडिडेट को जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, आपका जो जवाब है आपको दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। पेंशन आपको मिलती है जब आप रिटायर हो गए उसके बाद मिल जाएगी, पेंशन उनका प्रावधान है। विवाह पंजीकरण यानी आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है, अगर कोई शादीशुदा है तो वहाँ पे आपका मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पे लागू होगा, आपको DV के टाइम पे यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म में जब अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन आवेदन के समय विशेष निर्देश क्या क्या, किन किन कैटेगरी के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है वो दिए गए। ठीक है, आपको वही चीज बताऊंगा जो आपको लिए अभी आवेदन के समय एसेंशियल है, जरूरी है। ठीक है, अभ्यर्थियों को यहाँ पे पूरा वेबसाइट का लिंक दे रखा है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था, आपका ये जो लिंक है, ठीक है, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे भी आपको ये लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आपको इसमें आवेदन करते समय लास्ट में आपके यहाँ पे फोटो और आपकी सिग्नेचर, ठीक है, ये चीजें अपलोड होंगी। ठीक है, किस तरह से अपलोड होगी, आपकी JPG फॉर्मेट में अपलोड होगी, साथ में आपका लाइव कैप्चर भी यहाँ पे आपका फोटो लिया जाएगा। ठीक है, लाइव फोटो की बात करते हैं दोस्तों, लाइव फोटो जब आप ले लोगे बिल्कुल क्लियर, उसके बाद में ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, लाइव फोटो बिल्कुल क्लियर लेनी है। ठीक है, बैकग्राउंड बिल्कुल सही रखना है। अगर आपकी लाइव फोटो सही नहीं आई तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। ठीक है,
इसमें आपके लाइव फोटो रिलेटेड आपकी जो जरूरी एसेंशियल चीज है वो दिया गया है। जैसे अगर कोई कैंडिडेट है चश्मा लगाता है, ठीक है, जैसे मैं हूँ चश्मा लगाता हूँ, तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही ले, ठीक है। मैं चश्मा लगाता हूँ, अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो दोस्तों मैं जो उसमें लाइव फोटो कैप्चर होगी मुझे चश्मे के साथ लेनी होगी, ठीक है। अब उसमें मेरे को ध्यान क्या रखना होगा कि जो लाइट का फोकस है लाइट इतने चश्मे पे वो ना पड़े, बिल्कुल क्लियर आपकी फोटो आए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ में आपका जो बैकग्राउंड है जो आप फोटो लेते हो तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आपकी जो फोटो है ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस फिर जो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड है जैसे मैंने ऐसे फोटो ले रहा हूँ तो मेरे बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ठीक है, सफेद या हल्के रंग में होना चाहिए कोई सा, ठीक है। साथ में ये चीजें आपको है जो जरूरी है आपको जानने के लिए, ठीक है। साइज है आपकी जो सिग्नेचर है, ठीक है, सिग्नेचर की साइज यहाँ पे दे रखी है 50 kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी साइज, ठीक है। अब दोस्तों आपकी जो एग्जाम है 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी आंसर की रिलीज होगी, ठीक है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद में कभी भी रिलीज होती है, ठीक है। उसमें आपको देखना होता है कि आपकी जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। जब आप एग्जाम देते हो उस टाइम आपको ये चीजें पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद में ही आप देख सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो डाउट लगे, ठीक है, जिसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सको, ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, ठीक है, आपका जो आंसर है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन वो भी बताना पड़ेगा, और उसके लिए जो शुल्क है वो 100 रुपए का शुल्क यहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन के लिए इस तरह से 100 रुपए का जो फीस है वो देके आपत्ति जता सकते हो, ठीक है। साथ में आपको एग्जाम देते समय एग्जाम सेंटर में जाने से पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो है 2.5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर का, आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, ठीक है। साथ में आपके पास में बोर्ड पेन होना चाहिए। ये आपके सारी चीजें इंफॉर्मेशन है आप जब आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, जब आपकी एग्जाम होगी उससे पहले भी आपका एक नोटिस जारी होगा, उसकी भी डिटेल आपको बता दी जाएगी उसी समय, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या आपके रिगार्डिंग बची हुई चीजें, पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आप आवेदन किस तरह से करिए, ठीक है दोस्तों। अब जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, मैं जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, मैं सेपरेट इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि इस प्रोसेस को OTR से लेके आपके आवेदन को कैसे पूरा किया जाए, ठीक है, सेपरेट इसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में आपका जो और एसेंशियल चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन है आपको बताने लायक, वो सारी बता देता हूँ। OTR रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलतियां हो जाती है आपसे, ठीक है, कोई त्रुटि हो जाती है, उसको संशोधन या करेक्शन करने के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट रहती है उसके बाद में आपको यहाँ पे 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन देखो। आप अपना नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, लिंग, ठीक है, तथा फोटो, हस्ताक्षर और शैक्षणिक योग्यता के अलावा, इन सब के अलावा जो भी आपकी डिटेल आपने डाली है वो ही आप संशोधन कर सकते हो, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल सही समझ लीजिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हो, आवेदन कर रहे हो, तो आप अपना नाम, पिता का नाम, आपकी DOB, लिंक, फोटो, हस्ताक्षर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल सही डालनी है, ठीक है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी आपने डिटेल डाली है फॉर्म में उसमें आप संशोधन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया है, आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है एक मेन, आपका ऑनलाइन जो आवेदन करा है आपने उसको प्रत्याहरित यानी विड्रॉ करने रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या चीज है दोस्तों, विड्रॉ का जो सिलसिला है, ठीक है, इसका मतलब एक चीज यही रहता है, ठीक है, यहाँ पे साफ देख सकते हो, परीक्षा आयोजन से लगभग 1 महीने पूर्व, ठीक है, जो आपने आवेदन करा है उसके लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। अब विड्रॉ का मतलब क्या है, मान लो आपने क्या मैंने आवेदन करा इसमें, ठीक है। अब सपोज दैट मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या तो बाद में आई, ठीक है, मैंने कैसे ना कैसे इस फॉर्म को भर दिया, ठीक है, या कोई स्टूडेंट, ठीक है, जो अप्लाई बाद में करना चाहता है या हटना चाहता है, उसकी जॉब लग गई, वो इसमें अप्लाई के लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, उनके लिए ऑप्शन दिया है विड्रॉ करने का कि वो स्टूडेंट जो एग्जाम नहीं देना चाहते, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो विड्रॉ कर सकता है। उसके लिए 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विड्रॉ का जो लिंक है मिल जाएगा। विड्रॉ की पूरी प्रोसेस करनी है, ठीक है। उससे होगा क्या, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोसेस है, ठीक है, आपने विड्रॉ नहीं करते, आप फॉर्म भरे हुए हो तो लास्ट में आपके पास इंक्वायरी पहुंच सकती है, ठीक है, कि आपने आवेदन किया है, ठीक है, आप एग्जाम देने क्यों नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपका जो नेक्स्ट आप कभी भी कोई बड़ी एग्जाम दो उसमें आपको रोक लगा दी जाए। इन सभी चीजों से बचने के लिए जो बोर्ड ने है ये चीजें फैसिलिटी दी है, ठीक है, विड्रॉ करने की, ओके। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने, अनुचित साधनों की रोकथाम, ठीक है, ये चीजें तो दोस्तों जो कैंडिडेट बिल्कुल अपने डेडिकेटेड तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, तो दोस्तों वो गलत इंफॉर्मेशन देगा नहीं, ठीक है।
इसके बाद में चयन प्रक्रिया, किस तरह से आपका चयन होगा, ठीक है। आप एग्जाम देते हो, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है किस तरह से, जिले वाइज, ठीक है। और आप जो प्रेफरेंस देते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो जिला है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बारे में भी जब आपका रिजल्ट आएगा पूरी संपूर्ण चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है आपकी परीक्षा की स्कीम, आपकी जो एग्जाम की स्कीम है वो क्या रहने वाली है, साथ में आपका जो सिलेबस है वो ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। परीक्षा की स्कीम में बता देता हूँ, आपकी टोटल 300 मार्क्स की बनेगी, ठीक है। और उसके लिए समय होगा 2.5 घंटे का समय, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और जो टोटल प्रश्न होंगे 150 होंगे। यानी आपका जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है, आपका समय मिलेगा 2.5 घंटे का समय, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं दोस्तों, नेगेटिव नकारात्मक अंक रहेगा 1/3 भाग, ठीक है। 1/3 भाग यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपका परीक्षा की स्कीम हो गई, एग्जाम पैटर्न हो गया। बात करेंगे आपका सिलेबस की, ठीक है दोस्तों। अब सिलेबस के लिए अलग आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आएगी, सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक आएंगे, और उनके जो मार्क्स है किस तरह से निर्धारित होंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब सिलेबस के बाद में, ठीक है, आपका वापस एक और इंडिकेशन कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, वापस इंडिकेशन कर देता हूँ। आपका जो सिलेबस है वो भी आपका सामान्य शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में अलग अलग बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सामान्य शिक्षा, ठीक है, क्लियर हो गया। सामान्य शिक्षा आपका कक्षा 1 से 5 और लेवल प्रथम, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में जो सिलेबस है वो संस्कृत शिक्षा का अलग दिया गया है, वो भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप संस्कृत शिक्षा लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है। दोनों का आपका जो सिलेबस है अलग अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें यही देखेंगे कि दोनों में आपके सामान्य शिक्षा में और आपके संस्कृत शिक्षा में जो आपका सिलेबस जो पैटर्न दिया गया है क्या उनमें कितना अंतर है, सेम है, ठीक है। आपके टॉपिक्स में डिफरेंस है या फिर आपके कोई सब्जेक्ट है वो हटी है। ये सारी जो भी चीजें होती है आपका पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए सिलेबस के अलावा। सिलेबस के अलावा दोस्तों हर एग्जाम जब भी कोई एग्जाम शेड्यूल आता है या फिर नए नोटिफिकेशन आते हैं, एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मैं बताता हूं, और बताने के बाद में भी काफी स्टूडेंट है वो भी गलती कर देते हैं, सिले मिस्टेक कर देते हैं। अब जो अपडेट है क्या है आपके सामने, जो आपकी ओएमआर है, आपका एग्जाम पेपर है, उसमें आपको 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। पहले आप 4 ऑप्शन देखा करते थे, ठीक है। कौन कौन से, A B C D, ठीक है। ये A B C D ये 4 ऑप्शन आप अपने एग्जाम पेपर में देखा करते थे, और ओएमआर में भी आपको 4 ऑप्शन ही मिला करते थे, ठीक है। ऑप्शन में एक बदलाव क्या करा है, एक ऑप्शन और आपका इंक्रीज करा है ई, ठीक है। ई का जो यूज है क्या होगा, मान लो आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलेंगे। आपने 150 क्वेश्चन में से कितने करे, आपने 100 कर दिए क्वेश्चन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, बचे कितने, 50, ठीक है। 50 क्वेश्चनों में करना क्या होगा, आपको 50 क्वेश्चनों में ये ई वाला ऑप्शन भी फिल करना होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपकी पूरी कंप्लीट ओएमआर फिल हो जाएगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है। अब मान लो आपने क्या करा, किसी में करा, किसी में ये वाला ऑप्शन नहीं भरा, उसके लिए भी प्रावधान यहाँ पे दे रखा है। क्या है, अगर किसी कैंडिडेट ने जितने क्वेश्चन पेपर है कितना है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का 10% कितना होता है, 15, ठीक है। 15 आपका 10% क्वेश्चन हो जाता है। 15 क्वेश्चन तक आपने अगर ये वाला ऑप्शन नहीं फिल करा, गोला नहीं भरा, तो दोस्तों उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कर ली जाएगी, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग की तरफ से, ठीक है। उसके हिसाब से आपके अंक है वो काट लिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपने जो 10% से अधिक एक क्वेश्चन भी अगर आपने वापस स्किप छोड़ा, ठीक है, यानी 16 क्वेश्चन आपने स्किप छोड़े, तो दोस्तों आप उस भर्ती से बाहर कर दिए जाओगे। ये एक नए प्रावधान लेकर आए, इस चीज को आपको बिल्कुल सीरियस लेना है। हर एग्जाम में स्टूडेंट यही गलती करते हैं, काफी संख्या में इसकी ये गलतियां होती है। आपको इसका जो एग्जांपल है, ठीक है, आपकी जो रियल है, ये कौन कौन ऐसे गलतियां करते हैं, उसके लिए हर एग्जाम की जब भी रिजल्ट आता है, ठीक है, रिजल्ट आता है तो उसमें पूरा नीचे टेबल दी गई होती है कि इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने ये गलतियां करी, ठीक है। आपके लिए ये जो अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि साल या 2 साल से ऐसे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं जिनमें बोर्ड द्वारा हम कम से कम 2 बार, एक तो नोटिफिकेशन के दौरान और एक जब आपका एग्जाम शेड्यूल आता है, एडमिट कार्ड आता है, उस समय ये जानकारी वापस दी जाती है। इनके बावजूद भी हर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर बैठते हैं, सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट है, जो भी जानकारी चाहते हो किसी भी एग्जाम की, आपके आंसर की, आपका रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, या फिर आप किसी भी हमारी वीडियो है उसमें कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट कर देना है, तो आपका जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, ये आपकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन हो गई आपके अध्यापक रिलेटेड, लेवल 1 कक्षा 1 से 5 तक, आपकी सामान्य शिक्षा, आपकी संस्कृत शिक्षा रिलेटेड। ठीक है, अब नीचे दोस्तों जो स्टार्टिंग में बोला था आपकी जो कैटेगरी वाइज जो 5000 टोटल पोस्ट है वो किस तरह से बटी हुई है वो लास्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके संस्कृत की और जो कि नॉन टीएसपी, ठीक है, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र की। ठीक है, इसमें कुल पद कितने थे? 187। ठीक है, कैटेगरी वाइज सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और साथ में 12 जिले की जो शहरी आदिम जाति है तो उनकी कैटेगरी यहाँ पे पूरी बटी हुई है। किस तरह से आपके सामान्य में, महिला में, विधवा में, ठीक है, डिवोर्स में, ठीक है, वो सारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। टोटल इनकी जो वैकेंसी है 187 है। ठीक है, 187 वैकेंसी इस तरह से आपकी डिवाइडेशन है। और जैसा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए बोला था मैं बीच में, जिसमें कौन कौन आएगा? आपके दिव्यांगजन कैंडिडेट आ जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक आ जाएगा, और साथ में आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी आ जाएंगे। उनकी भी एक कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में अब आते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग में आपके सामान्य में। ठीक है, पहले संस्कृत शिक्षा की बात कर रहे थे, आप सामान्य की बात करेंगे, और उसमें भी आपका नॉन टीएसपी की बात कर लेंगे। ठीक है, और टीएसपी की, दोनों की बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हो पहले टीएसपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है? 422 आपके पूरे जनरल यानी यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और 12 जिले की जो भी कैंडिडेट है उनमें किस तरह से बटी हुई है वो देख सकते हो आप। और वीडियो पॉज करके भी आपकी ये पूरी डेट देख सकते हो कि किस तरह से आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, वही सेम आपके क्षैतिज आरक्षण यानी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में किस तरह से आपकी सीटें बटी हुई है, जिसमें आपका दिव्यांगजन आ जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक आ जाएंगे और उत्कृष्ट खिलाड़ी आ जाएंगे। ठीक है, ये बात थी आपकी नॉन टीएसपी की। ठीक है, बात करेंगे आपके टीएसपी की। टीएसपी में दोस्तों सेम यही रहने वाला है। टोटल 27 पोस्ट है। 27 पोस्ट आपके यहाँ पे यूआर में, ठीक है, आपके एससी में और आपके एसटी में बटी हुई है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल ग्रेजुएशन में भी आप यहाँ पे पूरे देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करता है वीडियो पॉज करके अपनी पोस्ट है वो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है। ठीक है, टेबल में यहाँ पे बिल्कुल लैंडस्केप में दी गई है कि आपकी जो जिले वाइज जो वैकेंसी है वो किस तरह से, कैटेगरी वाइज किस तरह से दी गई है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पूरे जिले दे रखे हैं। ठीक है, जो पेज है वो ब्लर है। ठीक है, यहाँ पे मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई दे रही है, जिले बिल्कुल साफ नहीं है। ठीक है, इसका भी पेज वापस अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वापस रिवाइज हो जाएगा कि किस जिले में किस तरह से पोस्ट है, स्टूडेंट उसी तरीके से जो प्रेफरेंसी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो दे सके। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये वर्ग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ठीक है, एमबीसी, ठीक है, इस तरह से ये डिवाइडेशन है कैटेगरी वाइज में और जिले वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा। ठीक है, जो कि आपके कैटेगरी वाइज जो कि आपके टीएसपी क्षेत्र है, कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और सांबर। इनमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट बटी हुई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो किस तरह से जो आपकी वैकेंसी है वो बटी हुई है। तो दोस्तों आपका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन में जितना जो इन्फॉर्मेशन थी लगभग मैंने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर रह गई है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आपको वो सूचना बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है, इस बड़े नोटिफिकेशन में बिल्कुल हो सकता है काफी चीजें थी जो शायद मैं बता नहीं पाया, ठीक है, या फिर छूट गई, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब बात बची कि जो कैंडिडेट अब तक हमारे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी अपने रिलेटिव है, जो अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और रीड क्लियर कर चुकी है 2022 की, 2025 की, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दीजिए टाइम के अकॉर्डिंग वो अप्लाई कर सके। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका जो पूरा वीडियो था वो अध्यापक टीचर लेवल 1 का था। ठीक है, जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक का रहता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा आपका लेवल 2 वाला बनेगा, जिसमें कक्षा 6 से 8वीं तक के कक्षा पढ़ाने वाले टीचरों के लिए रहेगा।
इसमें भी सेम इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी, पोस्ट अलग अलग रहेगी, ठीक है। बाकी योग्यताओं में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, आयु का क्राइटेरिया आपका सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो अलग अलग जानकारी थोड़ा डिफरेंस होगी वो भी सारी चीजें क्लियर करूंगा। इनके सिलेबस किस तरह से डिवाइडेशन होंगे, ठीक है, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, उनके लिए सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा जिससे आपका जो टाइम है वो खराब ना हो, ठीक है दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद। कैसे जमा नहीं होगी आपको?